जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। आज क्लास 12th के हेलो एल्केन हेलोरीन्स का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। इसके पिछले लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, SN1 SN2 के बारे में पढ़ा और उसके कुछ PYQs हमने किए। आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन E1 और E2 की और ये देखेंगे कि किस तरीके से SN1 SN2 और E1 E2 में डिफरेंस होता है। तो मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल C फॉर केमिस्ट्री। तो कॉपी और पेन उठाइए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लास 11th में एलिमिनेशन रिएक्शन को हम एज अ डेफिनेशन वहां पे हम पढ़ते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है। बेसिकली सीधे सीधे अगर हम सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। कि एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, रिएजेंट को अटैच करते हैं, ऐड करवाते हैं। बट एलिमिनेशन में क्या होता है, वहां पे रिमूवल होता है कि कोई भी दो एटम है उनको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से रिमूव करना क्या कहलाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अब हेलो एल्केन के केस में जो एलिमिनेशन रिएक्शन की हम बात करते हैं, when a haloalkane with beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, there is elimination of hydrogen atom from beta carbon and a halogen atom from the alpha carbon atom। इसलिए इस मेथड का नाम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में बता दिया, बीटा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन क्या होता है क्या नहीं होता। चलो समझते हैं कि वो कार्बन जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। क्या कहा जाता है, अल्फा कार्बन। और उसका जो नेबर पड़ोसी है उस कार्बन को कहा जाता है बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है और उसका जो नेबर पड़ोसी है वो क्या कहलाता है, बीटा। इस बीटा पे अगर फिर कोई नेबर आ जाए तो इसे कहा जाता है गामा कार्बन। क्या कहा जाता है, गामा कार्बन। जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो, कार्बन ऑन विच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। द कार्बन एटम एडजेसेंट टू दिस कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन। तो जिससे हेलोजन जुड़ा है वो अल्फा, उसका पास वाला बीटा, उसका पास वाला गामा एंड सो ऑन। और इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि यहां से अल्फा कार्बन से हेलोजन का रिमूवल होता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। अल्फा कार्बन से हेलोजन का और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, एलिमिनेशन होता है। और एलिमिनेशन बनने के बाद जो बनता है वो बनता है एल्कीन। क्या बनता है, एल्कीन। साथ में X माइनस और BH। बी का मतलब यहां पे है बेस से, कि इस हाइड्रोजन को जो निकालने का काम करता है वो कौन काम करता है, बेस काम करता है। तो ये बेस यहां से प्रोटॉन को ले लेता है, प्रोटॉन निकालता है, H+ निकालता है और बेस H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो साथ में X माइनस BH और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो अल्फा पोजीशन से हेलोजन का एलिमिनेशन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन ही क्या कहलाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट होता है किसका, एडिशन रिएक्शन का। क्योंकि अगर यहाँ पे फिर से ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा सेम। क्लियर है, बढ़े आगे। अब जैसे SN1 और SN2 दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, वैसे ही एलिमिनेशन भी दो टाइप का होता है। पहला कहलाता है E1 रिएक्शन और दूसरा कहलाता है E2 रिएक्शन। तो सबसे पहले सपोज ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है। E1 में फर्स्ट स्टेप में जैसा SN1 होता है सेम टू सेम E1 होता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहां पे आता है जो क्या करता है, हेलोजन को बाहर निकालता है। तो यहां से जैसे ही हेलोजन बाहर निकला क्या बनता है, कार्बोकेटायन। ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस होती है
और यही प्रोसेस रेट डिटरमाइनिंग भी होती है, जैसा हमें पता है कि स्लोएस्ट प्रोसेस जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेज होती है। तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और जब जब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है तो अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट होता है। अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होता है, ये हमें पता है। सेकेंड स्टेप में यहां पे बेस आता है, और बेस जो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और यहां पे फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन होता है। तो अब यहां पे बेस कौन कौन से हो सकते हैं? तो बेस में एल्कोहल ले लिया, अमाइंस हो गए, अमोनिया हुआ, ये सारे के सारे जो हैं लुईस बेस है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस है, जो क्या करते हैं अपना लोन पेयर डोनेट करके H+ को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो बेस का काम अल्टीमेटली क्या होता है? यहाँ पे H+ को निकालना। तो ये जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन का, इट कन्वर्ट्स इनटू द डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये H+ को कौन एक्सेप्ट कर लेता है? बेस एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसकी केमिस्ट्री समझें तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे अल्टीमेटली 2 सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकअप हुआ है। एक सिग्मा बॉन्ड टूटा है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और एक सिग्मा बॉन्ड टूटा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुए हैं, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट में बने क्या है? तो प्रोडक्ट में एक सिग्मा और एक पाई बना है। क्या बना है? एक सिग्मा और एक पाई बना है। तो फॉर्मेशन हुआ है एक सिग्मा और एक पाई का। हमें अच्छे से पता है कि सिग्मा बॉन्ड आर मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो अनस्टेबल है, मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप से होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर जो स्पॉन्टेनिटी है वो नहीं आने वाली है। क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है यहाँ पे एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट जो है वो अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि 2 सिग्मा टूटे हैं, सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो पाई बॉन्ड से काफी ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे प्रोसेस जो है ये प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक। इसका मतलब डेल्टा H का जो वैल्यू है इट विल बी द ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि जो एलिमिनेशन है इट फेवर्स एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे फेवर होता है एलिमिनेशन में। अच्छा, अगर टेम्परेचर यहां पे लो हो जाए, अगर टेम्परेचर लो हो जाए, टेम्परेचर अगर लो हो जाए तो जो हमारा बेस है यहाँ पे, जैसे कि एल्कोहल, तो एल्कोहल यहाँ पे बेस के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल भी है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो बेस के जैसे काम कराना है तो प्रोसेस कैसा होना चाहिए? एंडोथर्मिक होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पे फेवर करेगा। बट अगर यहाँ पे रिएक्शन लो टेम्परेचर पे आ जाए, तो लो टेम्परेचर पे आने के बाद जो हमारा बेस है एल्कोहल, इट विल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे रिएक्ट करने लगेगा और यहां पे क्या बना लेगा? ईथर बना लेगा। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो अगर लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर पे प्रोसेस SN1 होगा, बट अगर हाई टेम्परेचर पे बात करें तो प्रोसेस जो है वो एलिमिनेशन होगा। तो आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि प्रोसेस क्या है? आपको रिएक्शन में डेल्टा का साइन मिलेगा, मतलब या हीट लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर डेल्टा का साइन या हीट लिखा हुआ मिला है, इसका मतलब जो आपका प्रोसेस है वो कैसा है? एलिमिनेशन है। तो सब कुछ सेम टू सेम है जैसा SN1 में होता है, बट बात यही है कि टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफाइल बेस के जैसे काम करने लगता है और वहां से क्या निकालता है? प्रोटॉन को बाहर निकालता है। क्लियर है? तो अगर पॉइंट्स लिखें तो क्या पॉइंट्स बनेंगे? सबसे पहला पॉइंट, वही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए फॉर सॉल्वेशन ऑफ X-। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, मतलब प्रोसेस कैसा है?
और SN1 कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। याद रखेंगे इस बात को कि एलिमिनेशन जो है वो एंडोथर्मिक होता है। तीसरे नंबर पे बात करें कि कार्बोकेटायन बनता है, या इसके पहले हम कहें कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन बनता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हमें अच्छे से पता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। लिविंग ग्रुप की बात करें तो फिर वही, आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू द ब्रोमीन, एज कंपेयर टू द क्लोरीन, एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन एल्काइल हैलाइड, इट डू नॉट डिपेंड ऑन द बेस। ये बेस पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लोएस्ट स्टेप है, और यहाँ पे कार्बोकेटायन के ऊपर पूरी कहानी डिपेंड करती है, ना कि बेस के ऊपर। तो बेस स्ट्रांग हो तो भी चलेगा और बेस वीक हो तो भी चलेगा, उसका काम तो क्या है, सेकेंड स्टेप में आके केवल प्रोटॉन को बाहर निकालने का काम है। इसलिए इस E1 में रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड पे, इसीलिए ये रिएक्शन भी कौन सी हो गई, यूनिमोलिकुलर। इट इज द यूनिमोलिकुलर प्रोडक्ट। क्लियर है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो एलिमिनेशन E1 भी कैसा है, यूनिमोलिकुलर। सिर्फ E1 और SN1 में डिफरेंस क्या हुआ बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑलवेज ऑकर्ड एट हाई टेम्परेचर, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, बट SN1 एंड SN2 ऑकर्स एट द लो टेम्परेचर एंड दे आर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए अगला आता है E2 रिएक्शन। जस्ट लाइक SN2 में पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, तो यहां पे पहले अटैक कौन करता है, बेस अटैक करता है। अब यहां पे हम थोड़ा सा देखें कि अगर हम सेम डायरेक्शन में हेलोजन और हाइड्रोजन को निकालना चाहे तो बेस के पास भी माइनस चार्ज है, हेलोजन पे भी माइनस चार्ज है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करने लग जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो हेलोजन है वो अपोजिट एंटी डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो एंटी एलिमिनेशन होता है। ये थोड़ा सा आपके बियॉन्ड द सिलेबस है, पर याद रखें कि प्रोडक्ट जो है वो एंटी एलिमिनेशन होता है। तो यहां पे सबसे पहले अटैक करता है बेस, बेस ने अटैक करा इस पे, यहां से ये बॉन्ड बनने लगा इधर, और जैसे ये बॉन्ड इधर बनने लगा तो ये वाला बॉन्ड टूटने लगा इधर। बेस ने प्रोटॉन को बाहर निकाला, प्रोटॉन ने बाहर निकालते निकालते कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, तो यहां पे क्या बनने लगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बनने लगा। तो जैसे यहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बनने लगेगा, इस कार्बन पे आप देखो, ये वाला कार्बन 1 2 3 4 और 5, तो इसके पास 5 वैलेंसी होने लगी है। कितनी वैलेंसी होने लगी है, 5 वैलेंसी होने लगी है। तो ये हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट में आएगा, और ट्रांजिशन स्टेट में आते ही यहां से कौन सा बॉन्ड टूटने लग जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने लगेगा। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट को कहा जाता है बेबी एल्कीन। क्या बोलते हैं, ये बेबी एल्कीन। और इमीडिएटली यहां से बाहर निकलता है X माइनस, और बेस क्या करता है, H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है। तो सिंगल स्टेज रिएक्शन है जैसा SN2 होता था, बट SN2 और E2 में सिर्फ एक डिफरेंस है। SN2 में चूंकि न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड अटैक करना होता था, तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए 1 2 3 डिग्री जो है वो स्टेबल होता था। यहां पे वो एल्कीन स्टेबल होगा जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, मतलब प्रोडक्ट जब पहचाना जाएगा एल्कीन के लिए, तो E2 के लिए भी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री ही ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। कि अगर एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है तो प्रोडक्ट स्टेबल है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्यों रीजन है इसके पीछे, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो एल्कीन्स हैं उसकी स्टेबिलिटी को देखा जाता है, इसको चेक किया जाता है एल्कीन की स्टेबिलिटी को। कैसे चेक किया जाता है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन याद करें, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट से अल्फा हाइड्रोजन निकाले जाते हैं,
और जिसके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्कीन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास है ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। हमें इसकी स्टेबिलिटी चेक करना है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो ब्यूट 1 इन का मतलब हुआ ये सारे बॉन्ड हाइड्रोजन के बना दे तो ये ब्यूट 1 इन बनेगा। ब्यूट 2 इन की बात करें ये ब्यूट 2 इन बनेगा। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करना है तो सबसे पहले एल्कीन वाले कार्बन को सिलेक्ट कर लें। अब इनके जो दो पड़ोसी कार्बन है, ये दोनों पड़ोसी कार्बन क्या कहलाते हैं, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो गए कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा 6 अल्फा हाइड्रोजन उतने नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। यहाँ पे बात करें तो ये दोनों डबल बॉन्ड का कार्बन और केवल एक अल्फा कार्बन है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ब्यूट 1 इन में 2 अल्फा हाइड्रोजन है पर ब्यूट 2 इन में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो वैसे ही जब आप 3 डिग्री एल्कीन्स को चेक करोगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा आने वाले हैं। इसलिए 3 डिग्री एल्कीन 3 डिग्री एलाइड से जो एल्कीन बनेगा इट विल बी द मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो E2 में भी जो ट्रेंड चलता है वो ट्रेंड क्या चलता है, 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो E2 एलिमिनेशन भी सबसे फास्टेस्ट 3 डिग्री हेलाइड देते हैं, देन 2 डिग्री देते हैं, देन 1 डिग्री देते हैं। तो केवल SN2 को छोड़ दिया जाए, SN2 में ही 1 2 3 चलता है। अदरवाइज सारे जितने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन है, चाहे वो SN1 हो, चाहे वो E1 हो, चाहे वो E2 हो, सब में क्या चलता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्लियर है, आया समझ में। तो यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है जैसा E2 में होता है, सॉरी यहाँ SN2 में होता है। तो क्या पॉइंट्स बन गए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड like acetone DMSO, सिंगल स्टेज रिएक्शन है, more stable alkene, will be major product, मेजोर हो गया, मेजोर। और कैसे निकाला जाएगा, बाय द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कौन फास्टेस्ट देता है, तो अगेन 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री हैलाइड। लिविंग ग्रुप की बात करें तो अगेन सेम, आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू द ब्रोमीन, एज कंपेयर टू द क्लोरीन, एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। बेस स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि रिएक्शन की शुरुआत ही वो करेगा। तो स्ट्रांग बेस जैसे CH3O माइनस, मिथॉक्साइड या एल्कोक्साइड बोल दें, है ना, NH2 माइनस एक्सेट्रा। और रेट ऑफ रिएक्शन चूंकि बेस पे भी डिपेंड करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज द बेस। इसलिए ये रिएक्शन कैसी हो गई, बायमॉलिक्यूलर, इट इज अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है और बेस पे भी डिपेंड करता है, इसलिए रिएक्शन कैसा है, बायमॉलिक्यूलर। क्लियर है। तो अगर समराइज कर दें हम, केवल SN1 E1 और अगर E2 तीनों की बात करें तो क्या बनेगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री फास्टेस्ट रिएक्शन देंगे। बट अकेले SN2 में 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री होगा फॉर एल्काइल हैलाइड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो कैसी है,
एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होता है और लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन होता है। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए, if there is a possibility of formation of more than one alkene due to the availability of more than one beta hydrogen atom, usually one alkyl is formed as the major product। देखिए जी कि सपोज हमारे पास एक ऐसा एल्कीन है, जैसे ये C2H5 पोटेशियम इथॉक्साइड हमारे पास है। अब ये जो Br जिस कार्बन से जुड़ा है ये तो कैसा हो गया अल्फा। अब यहां पे दो बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। नंबर 1 दे देते हैं इसको बीटा को और इस बीटा को नंबर 2 दे देते हैं। तो अगर नंबर 1 में रिएक्शन हो तो Br कहां से जाएगा? वो तो ऑब्वियसली यहीं से जाएगा अल्फा से, और हाइड्रोजन कहां से चला जाएगा? फर्स्ट वाले से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बट अगर सेकंड वाले से जाए तो Br यहां से और H यहां से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। तो वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे करना है। अल्फा हाइड्रोजन आप चेक कर लो कि ये एल्कीन के कार्बन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां दो अल्फा हाइड्रोजन है। ये एल्कीन के कार्बन, एक अल्फा इधर एक अल्फा इधर, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। बट इसके लिए एक रूल और आया है, सेटजेफ रूल। काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि सेटजेफ रूल क्या होता है। सेटजेफ बोलता है कि इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, देखिए इसका एक नाम क्या है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीई का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन। तो इन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। रिएक्शंस, the preferred product is that alkene which has the greater number of alkyl group, कि वो एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट होगा जिस एल्कीन से ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। आप कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली अल्फा हाइड्रोजन की ही हम बात कर रहे हैं। तो ये एल्कीन, इससे एक एल्काइल ग्रुप इधर जुड़ा है, एक एल्काइल ग्रुप इधर जुड़ा है, तो टोटल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितने हो गए? 2। पर अगर इस एल्कीन की बात करें तो केवल इधर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितने हैं? 1। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? जिससे ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, और यही क्या कहलाता है? सेटजेफ रूल। मतलब ब्यूट 1 इन की जगह मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ब्यूट 2 इन, बिकॉज मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड विद दिस ब्यूट 2 इन। क्लियर है? तो चाहे तो अल्फा हाइड्रोजन से आंसर निकाले, चाहे तो सेटजेफ रूल से निकाले, पर बोर्ड्स में सेटजेफ रूल रिटर्न में लिखने को आ सकता है। तो क्या कहा सेटजेफ ने? दैट एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑन विच देयर आर मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। क्लियर है? आया समझ में? साथ में क्या बनेगा? तो बेस H प्लस लेता है तो C2H5OH और साथ में KBr। क्लियर है जी? ये क्या कहलाता है? सेटजेफ रूल। तो अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं तो वो सेटजेफ रूल के हिसाब से फिर होता है। तो जो लेस वाला है इसे हाफमैन प्रोडक्ट कहा जाता है, और जो स्टेबल वाला एल्कीन है इसे सेटजेफ प्रोडक्ट कहा जाता है। ऊपर वाला हाफमैन प्रोडक्ट और नीचे वाला सेटजेफ प्रोडक्ट। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? बढ़े आगे। तो इतना सा एलिमिनेशन है। बस अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। पहला, क्या होगा व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH? अच्छा, एक शॉर्टकट और याद रखो कि अगर एल्कोहलिक KOH बोला है तो एलिमिनेशन है
और अगर एक्वियस मीडियम है तो सब्स्टिट्यूशन है, बस इतना सा पकड़ के चलो। बट अगर हाई टेम्परेचर हो जाए तो हाई टेम्परेचर पे फिर क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH। तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, रिएक्ट कर दिया KOH के साथ। तो एक्वियस मीडियम है तो सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन लगा दो, क्या होगा, OH की जगह Cl और Cl की जगह OH, इसकी टोपी उसके सर। तो यहां आ गया OH और क्या बन गया, KCl। फिर लिखा है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वियस KOH। तो सेम रीजन, सेम रिएक्शन, C2H5Cl प्लस KOH एक्वियस। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H5OH प्लस KCl। कितना आसान है, और यही क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना है। तो अगर एक्वियस मीडियम है तो Cl को OH से सब्स्टिट्यूट कर दो। The treatment of alkyl chlorides with aqueous KOH leads to the formation of alcohols, but in the presence of alcoholic KOH, alkenes are the major product। क्यों? क्योंकि एक में क्या है, SN1 सब्स्टिट्यूशन है, वहां पे aqueous KOH जो है वो न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करता है, बट इन द केस ऑफ एल्कोहलिक KOH जो है वो बेस के जैसे काम करता है। तो एक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगता है और एक में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्लियर है? बाप रे, बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br, देखो प्राइमरी है मतलब इसको प्राइमरी बना दो। रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KOH, लगाओ जरा एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH मतलब कौन सा, एलिमिनेशन। तो क्या होगा, यहां से Br और यहां से H, तो इनके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। इसको चलो पूरा अगर बना दे तो यहां हो जाएगा CH3, यहां हो जाएगा CH2, यहां हो जाएगा CH2, यहां हो जाएगा CH2Br। तो यहां से CH2 को एक H ऐसे लिख दिया हमने, तो CH2Br। तो एक H यहां से, Br यहां से, तो क्या बचा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गया। कंपाउंड B इज रिएक्टेड विथ HBr टू गिव C। तो ये तो था A, ये हो गया B। अब B का रिएक्शन है HBr के साथ। देखो बेटा, HBr का एडिशन है पर कोई पेरोक्साइड नहीं है, मतलब मार्कोनी का, तो नेगेटिव पार्ट विल गो ऑन मिनिमम हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2 CHBr और H कहां चला गया, यहां पे। तो ये बन गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन, जो कि इसका आइसोमर है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन का पोजीशन आइसोमर है। तो वही लिखा है कि रिएक्टेड विद HBr टू गिव C विच इज एन आइसोमर ऑफ A। ठीक है जी। व्हेन A इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड D। A रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, याद करो ये वुड्स रिएक्शन की बात कर रहा है, तो यहां पे 2 होने चाहिए ये। तो बस जोड़ दो इसको ऐसा का ऐसा, CH3 CH2 CH2 CH2, यहां से फिर जोड़ दो तो क्या बन गया, CH2 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 CH3, मतलब ऑक्टेन बन गया। C8 H18, 3 5 7 9 11 13 15 और 18, C8 H18 ऑक्टेन बन गया। ये बन गया ऑक्टेन C8 H18 विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन N-butyl bromide is reacted with sodium। Give the structural formula of A and write the equation for all the reaction। क्लियर है, आया समझ में? तो ये था आपका क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया सा है ना। तो इसमें एल्कोहलिक KOH भी आ गया, वुड्स रिएक्शन भी आ गई। बढ़े आगे।
चलिए फटाफट से बताते जाइए। एथेनॉल और हीट है, क्या दिख गया? हीट मतलब, हीट का मतलब क्या होगा? एलिमिनेशन हो जाएगा तो एल्कीन बनेगा। टर्शरी है तो टर्शरी एल्कीन बन गया। साथ में क्या बनेगा? KBr प्लस H2O, क्योंकि ये बेस के जैसे काम करेगा तो OH माइनस जो है वो यहां से H प्लस एक्सेप्ट करेगा और Br को कौन ले जाएगा? पोटेशियम। NaOH वाटर है, इसका मतलब क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। तो क्या हो जाएगा? CH3CH, Br की जगह क्या आ जाएगा बेटा? OH और CH2 बॉन्ड CH3। क्लियर है? और साथ में क्या बन जाएगा? NaBr। बढ़े आगे। CH3CH2Br प्लस KCN एक्वियस एथेनॉल, फिर सब्स्टिट्यूशन है तो क्या बनेगा यहाँ पे? CH3CH2 और CN की जगह, Br की जगह क्या आ जाएगा? CN, साइनाइड। कितना आसान है, ये आपके सारे NCERT के क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एलिमिनेशन का छोटा सा रिएक्शन का पार्ट। छोटा सा रिएक्शन का पार्ट नहीं, छोटा सा वीडियो, क्योंकि काफी 2 ही टॉपिक डिस्कस करने थे और हमने सारे PYQ देख लिए। लास्ट लेक्चर और बचा है हेलो एल्केन हेलोरिन्स का, जिसमें हेलो एरिन्स के बारे में बात करेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे और चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। तो ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।